तो आज इस 72वें रिपब्लिक डे पे 72 रिपब्लिक डे पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में आज मेरठ से डीन स्कूल ऑफ लॉ IIMT डॉक्टर अनिरुद्ध राम, जो कि हमारे SS लॉ कॉलेज में भी सेवाएं दे चुके हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। वे न सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, कई सारी PhD करा चुके हैं, कई सारे लोग उनके अंडर में PhD कर रहे हैं लॉ में नेट क्वालिफाइड हैं, BHU के स्कॉलर रहे हैं। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि वे हमारे बहुत नज़दीक रहे हैं। और मैं जब वो शाहजहाँपुर में थे तो मैं अक्सर उनके पास जाया करता था, उनसे बैठ के बातें करता था। तो मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनके फॉर्मल वेलकम के लिए BSc पार्ट 1 की बोधिका भार्गव से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वे कृपया डॉक्टर अनिरुद्ध राम का फॉर्मल वेलकम करें और इस सेशन को शुरू करें। बोधिका, ओवर टू यू। Thank you, sir. Good morning to everyone present here on the occasion of 72nd Republic Day. Among us, we have a marvelous personality, Dr. Anirudh. Dr. Anirudh did his LLM, NET, PhD in law from the prestigious Banaras Hindu University, Varanasi. He joined as an assistant professor at our very own SS Law College, Shahjahanpur, and worked here for about an year from November 2010 to October 2016. After that, he joined as an associate professor at Jaipur School of Law, Maharaja Vinayak Global University, Jaipur, Rajasthan. 7 students has done their PhD under his supervision and 6 are pursuing under. I welcome you, sir. At present, he is working as the is working Dean College of Law, IIMT University, Meerut since 21st October till today. Thank you, sir, for joining us on this occasion and providing us with your guidance. Thank you. I welcome you. Thank you. Thank you. Good morning to one and all present here. Respected Dr. Adarsh Pandey sir, Mr. uh, Mr. Ashish Tripathi sir, and all of other. आज 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षक और मेरे सभी प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह दिन हम सभी के लिए अपने राष्ट्र का सम्मान करने का दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया और इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और गांव से लेकर शहर तक राष्ट्रभक्ति के गीतों की गूंज सुनाई देती है तथा प्रत्येक भारतवासी एक बार फिर अथाह देशभक्ति में भर उठता है। बच्चों में इस दिन को लेकर बेहद उत्साह होता है। हमें आजादी बहुत ही मुश्किलों के बाद मिली। इसके माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बता सकते हैं। साथ ही हमें देश के सपूतों को देखकर उनसे प्रेरणा मिलती है और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है। परंतु कोरोना महामारी के कारण इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में काफी बदलाव किए गए। 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया और तब से लगातार हर वर्ष 26 जनवरी को भारत में बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपब्लिक डे टुडे। आज पूरे भारत के लोग 26 जनवरी को देश का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह दिन अधिकाधिक राजपत्रित अवकाश है। यह याद रखने का दिन है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिससे देश एक गणतंत्र बन गया। इसे गणतंत्र दिवस क्यों कहा जाता है? हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, हमारे बच्चे
जानना चाहते हैं, स्कॉलर्स जानना चाहते हैं कि सर इसे गणतंत्र दिवस क्यों कहा जाता है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया, क्योंकि 1929 में इसी दिन भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वराज्य की घोषणा की गई, जो डोमिनियन के विपरीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार है। श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने संविधान की मूल प्रति लिखी। यह पांडुलिपि हस्तलिखित प्रारूप में थी। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, तब इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। भारतीय संविधान निर्माण समिति में कुल 284 मेंबर्स थे। उन्होंने 24 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। इनमें से 15 महिलाएं भी थी। हमारे संविधान की हस्तलिपि पांडुलिपि एक विशेष प्रकार के चारपत्र पर तैयार की गई। कहा जाता है कि यह 1000 से अधिक वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। यह सूक्ष्म जीवों या दीमक से क्षतिग्रस्त नहीं होगा। पांडुलिपि में पृष्ठों की संख्या 234 है, जिसका वजन कुल 13 किलोग्राम है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी से के साथ भारत के राष्ट्रध्वज को फहराकर भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया। इस मौके पर उन्होंने देश के नागरिकों को विशेष संदेश में कहा था कि हमें आज के दिन शांतिपूर्ण एक ऐसे सपने को साकार करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए, जिससे हमारे राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता संग्राम के कई नेताओं और सैनिकों को अपने देश में एक वर्गहीन सहकारी मुक्त और प्रसन्नचित्त समाज की स्थापना। आपका माइक म्यूट हो गया डॉक्टर साहब, आपका माइक म्यूट हो गया, जरा माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ जा रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ भारत के राष्ट्रध्वज को फहराकर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। इस मौके पर उन्होंने देश के नागरिकों को विशेष संदेश में कहा था कि हमें आज के दिन शांतिपूर्ण एक ऐसे सपने को साकार करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए, जिससे हमारे राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता संग्राम के कई नेताओं और सैनिकों को अपने देश में एक वर्गहीन सहकारी मुक्त और प्रसन्नचित्त समाज की स्थापना के सपने को साकार करने की प्रेरणा है। अतः हमें इस दिन यह याद रखना चाहिए कि आज का दिन आनंद मनाने की तुलना में समर्पण का दिन है। आज इस 72वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हम अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पूर्ण स्वराज्य दिवस। क्या था पूर्ण स्वराज्य दिवस? 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर में एक बैठक, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। उस बैठक में मौजूद लोगों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए शपथ ली, ताकि अंग्रेजों से पूर्ण आजादी के सपने पूरे हो सके। लाहौर सत्र में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। कई भारतीय राजनीतिक दलों और क्रांतिकारियों ने सम्मान और गर्व से इस दिन को मनाने के लिए हामी भी भरी। अतः भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सन 1947 का वर्ष भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षर, इसी वर्ष भारत अपनी सदियों की दास्ता से मुक्त हुआ था। इतने बलिदान के फलस्वरूप अर्जित इस स्वतंत्रता को संजोए रखने के लिए इसे अभी बहुत कुछ करना था।
सर्वप्रथम देश के प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य सामने था, जिसके लिए हमारे नेताओं को एक सुदृढ़ ढांचा निर्मित करना था। भारत को एक संविधान की रचना करनी थी। यह कार्य इतना सरल नहीं था, अनेक बाधाएं भी थी। इस अनिश्चितता की स्थिति के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति ने संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने लगातार बहस हुई और इस दौरान उसमें भी अनेक संशोधन किए। संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन थे। इस प्रकार संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान प्रवृत्त हुआ। संविधान निर्मात्री सभा ने अथक परिश्रम तथा कार्यकुशलता का परिचय दिया और एक सर्वमान्य संविधान की रचना करने में सफल रहे। स्वतंत्रता के 75 दिन के पश्चात दूसरा ऐतिहासिक महत्व का दिन था 26 जनवरी 1950, जब भारत का संविधान लागू किया गया, जिसने भारत को संसार के समक्ष एक नए गणतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया और सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू हुआ। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं, वे हैं माता, पिता और गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो सबसे पहले उसमें प्रियम्बल रखा गया। प्रियम्बल जो बताता है कि की ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। आज इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हम अपने सभी बंधुओं को ये बताना चाहेंगे कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल जैसा कि बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा प्रियम्बल समझ में आ रहा है तो हमको हर चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। इस प्रियम्बल में ही वो सभी चीजें दे दी गई है। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ऐसा सुना गया था कि हर कॉलेज में, हर विद्यालय में एक प्रियम्बल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि विधि का विद्यार्थी होने के नाते हमें ज्ञात है कि प्रियम्बल ही संविधान की मूल आत्मा है। अगर प्रियम्बल में वो हर चीजें दी गई हैं जो एक नागरिक के जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। प्रियम्बल में बताया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते हमें अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक सामान्य व्यक्ति मौलिक अधिकारों की बात तो आसानी से कर लेता है कि दिस इज माय फंडामेंटल राइट, लेकिन मौलिक अधिकार तभी तक सही रहेंगे जब हम मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी ध्यान में रखेंगे। कि मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3, उसी के साथ 42 अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई, जो स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर उसको ऐड किया गया था। आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हम
सभी से निवेदन करेंगे कि जहां भी हो, आप जैसे भी हो, एक दूसरे का सम्मान करें और अपने संविधान की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें। व्यक्तिगत हित अपनी जगह है, लेकिन जहां राष्ट्र हित की बात आती है तो हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर के राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये आह्वान करना चाहिए। हमारे मूल कर्तव्य में ये भी हमको अवगत कराता है कि जहां भी हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत है। हम अगर हर जगह नहीं, हर व्यक्ति अगर यह बात सोचने लगे कि कोई भी महिला किसी भी घर परिवार की हो, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, जिस तरह से हमारे परिवार, हमारे घर परिवार की है, तो इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हम सभी यह संकल्प ले सकते हैं आज के बाद इस तरह की कोई भी घटना अगर जो हमारे सामने होती है और हमसे जितना हो सकता है हम उस जो पीड़ित है उसकी सहायता करेंगे और अपने देश की एकता और अखंडता में अपना सहयोग देंगे। अगर हर व्यक्ति अपने दिमाग में यह बात सोच ले कि हम गलत का विरोध करेंगे और जो भी अच्छाई है उसका हम साथ देंगे, तो जो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक सुदृढ़ राज्य की संकल्पना को देखा था वो साकार होगा और हम अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे और हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाने का जो श्रेय है कि हमारा देश इसी तरीके से बरकरार रहे और जिसको इतनी आजादी, इतनी बलिदान, इतनी तपस्या के बाद हमको मिला है, तो हम इसको अपनी पीढ़ी को इसी तरीके से उनको समर्पित करें। जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने कठिन परिश्रम, कितने बलिदान के बाद हमको आज इस पोजीशन पर मिला है कि आज हम बैठ करके आसानी से ऑनलाइन स्पीच दे सकते हैं, ऑनलाइन सेमिनार कर रहे हैं। लेकिन हमको थोड़ा यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का जो दिन है हमको कितने कठिन परिश्रम और बलिदान त्याग के बाद मिला है, तो हमारी भी अपनी एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने देश की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने जो हमारे जो पीढ़ी है उनको इस तरीके से अवगत कराएं कि ताकि उनको भी ये बात समझ में आए कि हम एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या दायित्व हैं और हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि बताया गया है कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी, उसमें बताते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए वो हर चीजें उसमें मौजूद हैं जो एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसमें अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आर्टिकल 32 में रिट के प्रावधान बताए गए हैं कि अगर हमारे हाँ डॉक्टर साहब, तो हेलो। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। अब मैं यही जानना चाहता था कि जो आर्टिकल 32 है तो इसको इसको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा, सर जी तो ये संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को क्यों कहते हैं, जरा इन बच्चों को बता दीजिए ताकि पता लग जाए कि अनुच्छेद 32 ही दरअसल हमारे संविधान की आत्मा है और प्रस्तावना दरअसल हमारे संविधान की कुंजी कही गई है। जी तो जी जी तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 को जरा इनको बता दीजिए ताकि इन लोगों को पता लगे कि अनुच्छेद 32 से कितनी अच्छी संवैधानिक उपचारों की कितनी अच्छी बात कही गई है। जी जैसे जैसे हमारे जब सामने बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है इन द सेंस कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35, अगर ये हमारे हम कोर्ट के सामने ये प्रूव कर देते हैं कि दिस इज माय फंडामेंटल राइट्स, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम लोअर कोर्ट जाएं और अपील करते करते हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हमको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का ये अधिकार होता है। और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उसमें 5 प्रकार की रीट बताई गई है: हाइबियस कार्पस, मैंडमस, जो वारंटो, प्रोविजन और सेसुराल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइबियस कार्पस क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण,
या हर व्यक्ति का, हर नागरिक का ये अधिकार है कि वो अपने शरीर को सुरक्षित रख सकता है। अगर विदाउट रीजनेबल कारण से किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो वह बंदी खुद या फिर उसके कोई रिलेटिव या फिर कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता उसकी तरफ से हाइबियस कार्पस की रिट जारी कर सकता है। हाइबियस कार्पस की रिट का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को भी बंदी बनाया गया है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अगर उसको बंदी बनाने का रीजनेबल कारण नहीं होता है तो उसको तत्काल छोड़ दिया जाता है। इसी को बोलते हैं हाइबियस कार्पस, बंदी प्रोटेक्शन। नेक्स्ट सर उसमें आता है आपका मैंडमस, जिसको परमादेश कहते हैं हिंदी में। ये बताया जाता है कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहा, दैट्स वाई किसी भी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन होता है, या फिर अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से कर रहा है लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहा है, या नेचुरल लॉ का वायलेशन करता है, या अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर करता है, या फिर अल्ट्रा वायरस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अल्ट्रा वायरस मतलब अधिकारातीत संविधान के बाहर जाकर कार्य करता है, इससे व्यक्ति के राइट का वायलेशन होता है। तो उसको इस रीट के माध्यम से उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बोध कराया जाए। सपोर्ट जैसे सर कि अगर डॉक्टर है, डॉक्टर की ड्यूटी 10 बजे अपनी चेयर पर आ जाएगा और डॉक्टर पर्सनल क्लिनिक खुले हुए और आता है 2 बजे 12 बजे, जिससे आम पब्लिक परेशान होती है। तो वो जो जनता परेशान है वो क्या करते हैं, इसके लिए उसके खिलाफ जो है कि रिट जारी कर सकती है और कोर्ट उसको ड्यूटी को जो है कि बताता है कि आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म करो। अगर नहीं करता है तो उसको सस्पेंड करता है, हटाता है। नेक्स्ट सर ये बताता है आपका क्यों वारंटो सर ये बोला जाता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर उसकी पोस्ट खत्म हो जाने के बाद, जैसे बताएं कि जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज है, एक लिमिट के बाद उनकी पोस्ट खत्म हो जाती है। या फिर जैसे अगर हम कहीं अप्लाई करते हैं और किसी कारणवश कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, जैसे अभी देखें जो शिक्षा मित्र कुछ ज्वाइन किए थे और उनको बाद में कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था, तो बहुत लोगों ने इसका हल्ला उपाड़ किया था इस तरीके से। इस वारंट में सर ये बोलते हैं कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर जब उसकी पोस्ट खत्म हो जाती है फिर भी वो अपनी पोस्ट पर बने हुए हैं, तो इस रीट के माध्यम से ये पूछा जाता है किस अधिकार के तहत, किस अधिकार के तहत अब आप इस पोस्ट पर बने, तो सर इसको क्यू वारंटो बोला जाता है। नेक्स्ट सर होता है सर प्रतिषेध। प्रतिषेध में सर ये बताते हैं कि अगर कोई कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, कोई कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, सपोज दैट मेरे और हमारे और आपके बीच में डिस्प्यूट हुआ और कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, तो अपोजिट पार्टी कोर्ट के सामने ये प्रूव करता है कि जिस कोर्ट में ये मामला चल रहा है उस कोर्ट को यह मामला सुनने का कोई जुरिडिक्शन नहीं है, या फिर उस जुरिडिक्शन है वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर जा रहा है, या नेचुरल लॉ का वायलेशन कर रहा है, या फ्रॉड कर रहा है, तो इस रिट के माध्यम से सर उसको रोका जाता है कि इस कोर्ट को यह कार्रवाई करने से रोक दी जाए। इसको सर प्रतिषेध बोलते हैं, प्रोविजन। अगर कोई कार्रवाई चल रही है उसमें कोर्ट के सामने प्रूव कर दिया जाता है कि आप इनको इस मामले को सुनने को कोई राइट नहीं है, क्योंकि जुडिक्शन से बाहर जाकर के कोई डिसीजन नहीं लेता है, और जुडिक्शन से बाहर जाकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेता है तो दिस इज एब्सोल्युटली बायस, और उसको क्वेश्चन करा दिया जाता है। तो इसमें सर ये बताया जाता है कि अगर कोई भी कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है, या फिर नेचुरल लॉ का वायलेशन कर रहा है, या फिर जो संविधान के अगेंस्ट कर रहा है, तो इस रीट के माध्यम से उसको सिर्फ रोक दिया जाता है कि अभी कार्रवाई यहीं पे रुक। लेकिन अगर उसी सेम पोजीशन है और कार्रवाई कंटिन्यू रहती है और इसी ग्राउंड पर डिसीजन हो जाता है, डिसीजन आ जाता है, तो उसमें जो रीट जारी की जाती है उसको बोलते हैं उत्प्रेषण, सेसुरारी बोला जाता है सर उसको। दोनों में बेसिक डिफरेंस में सर ये है, एक में कार्रवाई चल रही होती है और एक में फाइनल डिसीजन हो जाता है। सर ये है हमारा संविधान का अनुच्छेद 32, जिसको कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि उनके लिए कहने का मकसद ये था कि केवल राइट दे देने से कुछ नहीं होता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए उचित उपचार होना चाहिए, जिसके लिए बताया गया है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है किसी के दबाव में नहीं रहेगी, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यह इसको किसी भी ग्राउंड पर खत्म भी नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है, और वह
जब हमारे राइट का वायलेशन होता है तो फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के इस मामले में अपना डिसीजन। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो हमारा 1935 में बना था ड्राफ्ट, उसी को शायद उसी को ये एक्सटेंड किया गया। तो 1935 वाला ही ये है, कुछ चीज़ें बाहर से ली गई, तो वो जो चीज़ें बाहर से ली गई, कुछ चीज़ें वो थोड़ा सा एक 3-4-5 मिनट में और बता दीजिए और फिर इसको हम समाप्त करते हैं। ठीक है सर। जब हमारा संविधान सर जब बना रहे थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, तो उनके सामने ये समस्या आई थी कि चूंकि बहुत चीजें हमारे देश में के लिए जरूरी हैं, लेकिन हम उसको एब्सोल्युटली अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे सर एक चीज है, हम उसको बोलेंगे हम सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो है कि चूंकि ये बताया जाता है कि उसके जो फाउंडर्स माने जाते हैं मॉन्टेस्क्यू जो कि सर बताया जाता है कि फ्रांस के कोई तानाशाह थे, उनके सुपर बोरबोन उन्हीं के सुपरविजन में उन्होंने काम किया था, और उन्होंने ऐसा महसूस किया था कि जो शासन की सभी शक्तियां थी एक ही व्यक्ति ने थी। दैट्स व्हाई उनका कहना था कि डिफरेंस पर्सन या डिफेंस कमेटी में होनी चाहिए। उनका मेन मानना था कि जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका का काम है सिर्फ और सिर्फ विधि बनाने का, लेकिन उसको इन्फोर्स किया किस तरीके से किया जाए देखने का काम जो है एग्जीक्यूटिव का, और उसमें किसी तरह की अगर इरेगुलरिटी पाई जाती है यह देखने का काम सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी का है। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे संविधान में सर इस तरीके का प्रावधान नहीं है। हमारे जैसे देखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 53 ये बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इन द सेंस अकॉर्डिंग टू सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ राष्ट्रपति को कोई काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम देखेंगे कि 72 में जो सदस्यों किसी व्यक्ति को एक्यूज को अगर क्षमादान देना होता है, या फिर आर्टिकल 108 या 7 है इस तरीके से कि अगर सदस्य मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में निर्णय लेना होता है तो राष्ट्रपति करता है। इन द सेंस की सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को एब्सोल्युटली फॉलो नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया क्योंकि हमारे यहाँ सिचुएशन उस तरीके से नहीं है, फिर भी उसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है और उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से सर जो डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको जो है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन उसके बारे में बताया गया कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सर जैसे हमने रीट बताया था 5 रीट, सेम रीट बताता है सर हाई कोर्ट में भी है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। लेकिन उसमें सर ये बताया गया कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तब तो जाएंगे, लेकिन डीपीएसपी जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जब राज्य कोई भी पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा तो इस बात को ध्यान में रखेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं कर पाता है तो उसके लिए हम उसको राज्य स्टेट को चैलेंज नहीं करेंगे। इस तरीके से सर ये बताया गया है। और इसी तरह से रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी फॉर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ब्रिटेन और अमेरिका के तो एक अनुच्छेद 19 जिसके तहत हम और आप बोल रहे हैं, ये इन बच्चों को और बता दीजिए और फिर इसको समाप्त करते हैं। आर्टिकल 19 में बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को, भारत के नागरिकों को वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि हम अपने विचारों को एक दूसरे के माध्यम से बोल करके, लिख करके या फिर कोई भी प्रिंट बना करके एक्सप्रेस करके हम बता सकते हैं। लेकिन इस पे जो भी है राइट उसको 1902 के अंतर्गत रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। 19 में सर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं के बारे में बताया गया है। वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भ्रमण का अधिकार और कहीं भी बस जाने का अधिकार, और लास्ट है सर कोई भी बिजनेस और व्यापार करने का अधिकार। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है 92 के अंतर्गत। 92 में 8 ग्राउंड दिए गए हैं सर। भारत की प्रभुता अखंडता, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय और मानव अपराध। इस ग्राउंड पर आपको कुछ समय के लिए रोक दिया जा सकता है कि जैसे इमरजेंसी लागू हुई या फिर कुछ इस तरह से दंगे फसाद होने वाले हैं, जैसे अभी आपका कोरोना महामारी चला तो उसको बोल दिया कि आने जाने के लिए रोक दिया गया, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कि मैं पांडे सर
कि हमें इस और हमको बुलाया। हमारे यहाँ सभी स्पेशली और आगे से जुड़े हैं। आपका ये बताता हूँ कि आने का आशीर्वाद हमको रहेगा। नहीं, बिल्कुल हम आपके जो है वो उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं डॉक्टर साहब, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी प्रकार से हमारा आमंत्रण स्वीकार करते रहेंगे और बच्चों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बच्चों को कोई सवाल पूछना है सर से? कुछ जानना चाहते हैं आप? कुछ समझना चाहते हैं? कोई भी अगर कुछ जानना, समझना, पूछना या डिस्कस करना चाहता है तो उसका स्वागत है, और अन्यथा हम इसको सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। 26 जनवरी 2021 की सुबह 6:30 से 7 बजे तक इस आधे घंटे के लेक्चर में जितनी बातें आपने बताई वो उस बहुत सारगर्भित थी, और बहुत कम समय में आपने संविधान को बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैं खुद बड़ा अभिभूत हुआ हूँ आपकी बातों को सुन करके, और मैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, अपने महाविद्यालय की तरफ से, अपने और खुद मेरी अपनी पर्सनल अपनी तरफ से मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।